हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद फोकस और मैं हूं आपका मेंटोर सत्येंद्र भंडारी। तो हमारा जो अभी लेसन चल रहा है वो क्लास 10th के मैथ्स का द्विघात समीकरण चल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हम पहले कर चुके थे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं और उसकी जांच कैसे करके करेंगे। हम एनसीईआरटी की नई बुक्स के हिसाब से यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं कि क्या क्या उसमें होगा। तो देखिए, हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है कि द्विघात समीकरण को हल कैसे करें। पहले हमारे पास 3 विधियों का प्रयोग किया जाता था इसमें। अब जो हमारे पास पूर्ण वर्ग विधि है वो हट चुकी है सिलेबस से, तो अब हमारे पास केवल 2 ही विधियां हैं, जिसमें से एक विधि आज हम कर रहे हैं कि गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। अब इसके लिए मैंने एक बेसिक फॉर्मूले के रूप में जो स्टेप हमारे इसमें यूज होते हैं उनको किया है। तो आप ध्यान दीजिए कि कैसे करके करेंगे। देखिए, हमने लिखा है कि गुणनखंड के द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। तो द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करने के लिए मूल, अब मूल का ही मतलब क्या होता है, शून्यांक ज्ञात करने के लिए निम्न चरण वाला स्टेप का प्रयोग किया जाता है। अब बेसिक इक्वेशन हमारे पास होती है, या हम बोल सकते हैं उसका मानक रूप जो है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। अब देखिए, पहला स्टेप क्या होगा कि a और c को गुणा करके इनके सभी गुणनखंड ज्ञात करेंगे। गुणनखंड ज्ञात करेंगे जो कि युग्म मतलब जोड़े में होंगे, इसके बारे में हम बताएंगे। हो जैसे अब मैंने एक एग्जांपल लिया है 24, कोई नंबर है 24 कि इसको और इसको गुणा करने पर क्या आ रहा है, 24 आ रहा है कि गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। तो 1 गुणा गया 24 भी हो सकता है, 2 गुणा गया 12 भी हो सकता है, 3 गुणा गया 8 भी हो सकता है और 4 गुणा गया 6 भी हो सकता है। अब होने के लिए वैसे हमारे पास 2 गुणा गया 2 गुणा गया 2 गुणा गया 3 भी हो सकता है, पर हमने कैसे लेने, जोड़े में, युग्म में, मतलब 2-2 के पेयर में हमने इसको लेना है, जिससे बाद में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो इसके सारे के सारे गुणनखंड क्या होंगे, ऐसे करके आ जाएंगे। समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा स्टेप, यदि सी का चिन्ह, अब यहाँ पे तो सी हमारे पास एक सी लिया है तो इसलिए हमने प्लस लिया है, परंतु यदि सी की जगह में कोई नंबर है और उसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो ए और सी जो हमने पहले उसमें लिया था कि युग्मों में से वह युग्म लेंगे। अब इतने सारे युग्म बने हुए हैं, इनमें से वह युग्म लेंगे जिसका अंतर बी के बराबर हो। बी मतलब x का गुणांक के बराबर हो, उसे b की जगह में रखेंगे। समझ में आ गया होगा। अब मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे कि 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 में a इंटू सी, मतलब 2 गुणा गया 6 कितना होता है, 12। अब 12 के गुणनखंड कौन कौन से हुए, 1 गुणा गया 12, 2 गुणा गया 6, 6 दूनी 12 और 3 गुणा गया 4, 4 तियां 12। अब b की जगह में देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है। तो इनमें से ऐसे कौन से 2 समूह हैं जिनको घटाने पर 1 आता हो। तो 12 में से 1 गया, 11 नहीं हो सकता, 6 में से 2 गया, 4 ये भी नहीं हो सकता, 4 में से 3 गया, कितना होता है, 1। तो अब हम b की जगह में 4 माइनस 3 रख देंगे। क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा जो स्टेप है हमारा, यदि ये नहीं होता है तो ध्यान रहे, यदि ये वाली कंडीशन नहीं होती तो यदि c के स्थान पर क्या है, प्लस है, तो a और c के गुणनखंडों युग्मों में से वह युग्म लेंगे जिसका योग क्या हो, b के बराबर हो। अब यहाँ पे अंतर था, यहाँ पे योग, उसे b के जगह रख देंगे। अब जैसे मैंने वही सवाल लिया है, बस यहाँ पे अंतर क्या हो गया, प्लस 8x ले लिया है और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्लस का चिन्ह। तो 2 और 6 को गुणा करेंगे 12, 12 के गुणनखंड यही आएंगे। अब देखिए, इसमें हमारे पास क्या है, 6 का चिन्ह हमारे पास क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे b की जगह में कितना है, 8। अब इनमें से 2 को जोड़ने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 12 + 1 13, ये भी नहीं है, 6 + 2 8 हो गया। तो 6 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो ये x का गुणांक होगा और इसको हम कहाँ पे रख देंगे, इसकी जगह में रख देंगे। ये सभी के लिए बेसिक इक्वेशन है। यदि आपकी समझ में ये आ जाता है तो समझ लीजिए कि आपका सवाल भी हो जाएगा। अब तीसरा स्टेप हमारे पास हो चुका है। अब चौथे स्टेप की तरफ देखें कि द्विघात समीकरण को प्राप्त 4 पदों में से 2-2 के समूह में लेकर हल करेंगे और गुणनखंड प्राप्त करेंगे। क्योंकि अभी तक तो 1 2 3 थे, अब जब हम इसकी जगह में ये 2 रख देंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 और ये 4। 4 में 2-2 के जोड़े बनाएंगे और उसको हल करेंगे। अब जैसे मैंने ऊपर वाले सवाल को यहाँ पे हल करके दिखाया हुआ है कि 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 2x² तो ऐसे ही है, इसकी जगह में हमने यहाँ पे क्या है, 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब इसको हम बाहर x के साथ ले लें तो 4x हो जाएगा और ये माइनस का चिन्ह है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3x माइनस 6। अब ये 2 एक समूह बन जाएंगे और ये 2 एक पेयर बन जाएगा। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 2 का भाग दोनों में जा रहा है तो 2 ले लिया और x दोनों में है तो एक x, तो यहाँ से 2 भी निकला तो क्या बचा आपके पास, केवल x और 2 दूनी
4, 2 यहाँ पे हुआ और x बाहर ले लिया तो 2, x प्लस 2 यहाँ पे है, जो इस ब्रैकेट के अंदर बनेगा वही इस ब्रैकेट के अंदर भी बनेगा। तो यहाँ पे भी -3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे भी क्या बचा, x प्लस 2। क्लियर हो गया होगा। अब x प्लस 2 यहाँ पे भी है, x प्लस 2 यहाँ पे भी है, तो x प्लस 2 कॉमन ले लिया, 2x यहाँ से बचा और -3 यहाँ से। तो इस प्रकार से इसके हम क्या कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। तो होप सो आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया है। अब देखिए इसकी प्रश्नावली 4.2 का जो थर्ड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन भी है परंतु उसमें हमारे पास सीधे इक्वेशन दे रखी थी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को चूज किया हुआ है कि आप कैसे करके करेंगे, लिखा हुआ है। और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बोर्ड पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। तो जब भी हम इस प्रकार के सवाल करते हैं और हमें कुछ चीज़ निकालनी है तो उसके लिए जो चीज़ निकालनी होती है उसे मान लेते हैं। मैं पिछली बार भी बताया था आपको बहुपद के उसमें कि माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y, और हमने मान के चलें कि कोई भी संख्या आपकी इसमें हो सकती है। तो पहली कंडीशन क्या है, प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का योग मतलब जोड़ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 27, या हमने x को इधर ही रहने दिया तो क्या हो जाएगा 27 माइनस वाई। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर हो गया होगा। अब संख्याओं का गुणनफल इतना है, संख्याओं का गुणनफल मतलब x गुणा y बराबर 182। अब देखिए ये एक्स वाई द्विघात नहीं बन सकती, परंतु x का मान हम यहां से निकाल चुके हैं तो हम इसमें लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहां से x की जगह में हमने क्या रख दिया, 27 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू, यह आ जाएगा हमारे पास 182। अब इसको इसके अंदर गुणा कर दिया तो ये हमारे पास हो गया 27y माइनस वाई स्क्वायर वाई इंटू वाई बराबर 182। वाई स्क्वायर वाला टर्म हमारे पास प्लस में होना चाहिए, वैसे कोई नियम नहीं है, पर प्लस में होगा तो हमें दिक्कत कम आएंगी, तो हम सभी को इधर की तरफ ले गए। तो इस साइड क्या हो जाएगा 0, तो देखिए हम उधर ले जाएंगे तो क्या होगा वाई स्क्वायर, ये प्लस है तो इधर जा करके माइनस 27y, और इसका चिन्ह तो प्लस ही रहेगा, बराबर 0। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके गुणनखंड, अब मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कि इसकी जगह में कितना है, a की जगह में 1 और c की जगह में 182। 182 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा गया 7 गुणा गया 13। तो इसके दो ऐसे समूह जिनका योग, क्योंकि प्लस का चिन्ह है, 27 हो, तो 7 दूनी 14 और 13, 14 और 13 को जोड़ें तो कितना होता है 27। तो इसकी जगह में हम क्या लिख देंगे 14 प्लस 13, वाई स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13, ये y हो जाएगा, प्लस 182। सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 14y, क्योंकि माइनस चिन्ह है, प्लस माइनस फिर माइनस 13y इज इक्वल प्लस 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का समूह और इन दोनों का लेना है अब हमें। फिर वही, इसमें केवल y कॉमन है तो y माइनस 14। ध्यान रहे जो इस ब्रैकेट के अंदर बना है वही इसमें भी बनेगा, तो इसका चिन्ह यहाँ पे क्या है प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस और 13। तो यहाँ पे हमारे पास बचा y माइनस 14, क्योंकि 13 और 14 को इंटू करके क्या रहता है 182, तो इज इक्वल टू 0। तो दो गुणनखंड हमारे पास आ गए, y माइनस 14 और y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान रहे या तो हमारे पास y माइनस, क्योंकि जब हम किन्हीं भी दो संख्याओं को गुणा करते हैं और 0 आएगा तो या तो दोनों ही संख्या 0 होनी चाहिए या इनमें से कोई एक 0 होनी चाहिए। तो y माइनस 14 है तो y बराबर इधर माइनस से उधर जा करके प्लस y बराबर 14, और इसी प्रकार से y माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो y बराबर 13। अब इसका मान किसी का भी मान रख ले तो हमने मान के चलें कि y बराबर 13 समीकरण 1 में रखने पर कर दिया। तो यहाँ पे हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 27 माइनस 13, 27 में से 13 गया तो यहाँ पे क्या बच गया 14। अब यदि मैं 14 रखता हूँ तो इसका मान 13 आएगा या 14, तो हमें दोनों ही संख्याएं बतानी है। तो हमारे पास फाइनली जो आ गई संख्याएं वो हमारे पास x बराबर 14 और y बराबर 13। तो ये इसका आंसर आ जाएगा कि इस प्रकार से हम इन सवालों को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो होप्स आप लोगों की समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम गुणनखंड विधि का प्रयोग कर सकते हैं और गुणनखंड विधि को किन 4 स्टेप में हम करें,
यदि आपकी समझ में पहले जो हमने इसकी विधि करी है वो समझ में आ गई तो समझ लीजिए कि आपको पूरा का पूरा प्रोसेस आ गया होगा। तो होप सो आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको देखा होगा, ध्यान से समझा होगा। और ऐसे ही सवालों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें कि जो मेहनत मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो आप सभी के पास पहुँच पाए। तो मिलते हैं आपको आने वाले नए वीडियो में। ओके बाय।